हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आगे आने वाले 2 से 3 महीने में अपने कई सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। बात करें ग्रुप डी की, बात करें NTPC CBT 2 की, बात करें लेखपाल की, बात करें, यह अभी हमारा CGL का चल रहा है और MTS के भी फॉर्म आ गए। तो और साथ ही साथ SI के भी फॉर्म आने वाले, कांस्टेबल की बात करें उसके भी फॉर्म आने वाले, जून के मध्य में उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो उन सब वैकेंसीज को देखते हुए हम क्या करेंगे, अपनी सीरीज चल रही थी क्या, पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का अपना लेक्चर नंबर 1 पढ़ गया था। और हम क्या करेंगे, बीच बीच में पॉलिटी की क्लास भी क्या करेंगे, डालते रहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी यानी कि भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में मैंने शुरुआत में बताया था कि भारत में संविधान का कैसे विकास होता है। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश थे यानी हमारे यहाँ अंग्रेज थे, उस समय हमारे देश में किस प्रकार से शासन चल रहा था, किस प्रकार से ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, भारतीय संविधान का जन्म कैसे होता है, ये सारी चीज़ें सीख रखी थी। आज हम बात करेंगे। और हमें ये पता है हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, बात करेंगे। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। और हमारे पास में अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। अगर उसकी बात करें कि और भी हमारे पास अनुच्छेद जैसे होता है 19 कई हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वो 450 यानी 467 के से भी ज़्यादा ऊपर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो आज भी 395 ही हैं। बाद में वो सब आर्टिकल के तौर पर जोड़े गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। हम पढ़ने वाले हैं आज अपना कि उसी पॉलिटी में हमारे पास टोटल 22 भाग होते हैं। 22 भाग में से आज हम पढ़ने वाले हैं अपना भाग नंबर कौन सा, 15, इलेक्शन के बारे में। इस भाग को पहले इसलिए उठाया क्योंकि अभी हाल ही 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं। तो हमारे एग्जाम में इलेक्शन से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि जो करंट में मुद्दा हो रहा होता है ये करंट का भी मुद्दा बन जाता है। हमारे भी 5 विधानसभाओं में चुनाव हुए, इसलिए इस टॉपिक को मैंने सबसे पहले उठाया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भाग 15, सबसे पहले कि भाग 15 का संबंध किससे है, याद रखेंगे। जो भाग हमारे पास 15 है, भाग 15, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करेंगे भाग 15 का संबंध किससे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए भाग 15 का रिलेशन किससे है, तो याद रखेंगे भाग 15 का संबंध है निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से। बात करेंगे इलेक्शन होता क्या है, चुनाव क्यों होता है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए एक निष्पक्ष सरकार का होना जरूरी है, क्योंकि सरकार होगी तभी हमारा देश चलेगा। बात करें अपने घर की, बात करें यदि घर का आपका मुखिया होगा तो अच्छी तरीके से आपकी फैमिली ग्रो करेगी, अच्छी तरीके से फैमिली चलेगी। और यदि फैमिली में एक मेंबर यानी कि एक मुखिया नहीं होगा तो वो परिवार सही से चल नहीं सकता है, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। इसी प्रकार से अगर किसी देश को चलाना है तो चलाने के लिए सरकार का होना जरूरी है, क्योंकि सरकार के अंडर में सारे लोग आएंगे। जब सरकार के अंडर में सारे लोग आएंगे उसमें नियम कानून बनाए जाएंगे। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा उचित उसे दंड दिया जाएगा। इसलिए हमारे देश में भी यानी कि हर देश में होता है, हमारे देश में भी क्या किया गया, इलेक्शन यानी कि निर्वाचन की शुरुआत की जाती है। बात करेंगे इलेक्शन की शुरुआत कब की जाती है। इलेक्शन की शुरुआत 1950 में की जाती है, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। अपना संविधान की बात करें 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो जाता है। बनकर कब तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को 50 को लागू हो जाता है। तो भारत में सबसे पहले इलेक्शन कब, तो इलेक्शन में भारत में सबसे पहले जो चुनाव हमारे पास है, भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग का मतलब इलेक्शन कमीशन। भारत में इलेक्शन कमीशन कब बनता है, 25 जनवरी 1950, याद रखना है डेट। भारत में इलेक्शन कमीशन कब बनता है, 25 जनवरी 1950 को बनता है। ठीक है,
बात आती है कि हमारे पास में भाग 15 का संबंध किससे, इलेक्शन से कम संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भाग 15 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। पार्ट 15 में बताना है आपको अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 324 से लेकर 329, 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल हमारे संविधान में भाग 15 में दे रखे हैं। यानी कि अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक हमें इलेक्शन के बारे में पढ़ना होता है। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हो जाती है। और बात करें भारत में इलेक्शन किसका किसका होता है, भारत में इलेक्शन 4 लोगों का होता है, प्रेसिडेंट, और हमारे पास जैसे राष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे और विधानसभा की बात करेंगे। इनका हमारे देश में क्या होता है, इलेक्शन कराया जाता है। तो किनका किनका होता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का और विधानसभा का होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से भारत में किसका इलेक्शन नहीं होता है। 4 ऑप्शन देगा तो वहां पर ये 3 ऑप्शन होंगे, कोई एक ऑप्शन और रख देगा, उससे आपको कट करना है। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। इसके बाद में निर्वाचन हमारे पास आयोग बनकर तैयार हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद फिर क्या हुआ, मतदाता दिवस यानी कि वोटर्स डे। एक ये क्वेश्चन आता है कि वोटर्स डे कब मनाया जाता है, याद रखेंगे 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसकी शुरुआत कब से होती है, तो शुरुआत 2011 से होती है। कब से होती है, 2011 से। तो 2011 से शुरुआत हुई, 2022 चल रहा है। अगर पूछा जाए इस बार जो वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया गया, ये किस नंबर का था, कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था, आपको बताना है 12वां यानी कि 12 था। तो याद रखेंगे मतदाता दिवस 2011 से प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है। और इस बार कौन सा संस्करण था, 12वां नंबर का था, 12 नंबर का था, इस बार एडिशन था। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि बताइए इस बार की थीम क्या थी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास है। वोटर्स डे सबसे पहले किस दिन मनाया जाता है, ये डेट में इंपॉर्टेंट है। दूसरी डेट क्या, इस बार इसकी थीम क्या थी। थीम की बात करेंगे तो इस बार थीम क्या थी, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेट। फिर से एक बार समझेंगे क्योंकि ये थीम हमें याद होनी चाहिए। मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव इस बार की थीम थी। तो ये थीम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये डेट भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक सीख लिया। अब इसके बाद में अनुच्छेद मैंने बताया कि 324 से लेकर 329 तक है। तो 324 आर्टिकल में क्या लिखा है, 324 आर्टिकल में ये लिखा है कि भारत में इलेक्शन होगा, भारत में निर्वाचन होगा। किस प्रकार से होगा, एक निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष। ये किस आर्टिकल में लिखा है, तो 324 में लिखा है। यानी कि भारत में जो इलेक्शन कराया जाता है किस आर्टिकल के तहत कराया जाता है, आपको बताना है 324 324। तो भारत में 324 के तहत क्या होता है, इलेक्शन कराया जाता है। और 324 में क्या बनाया गया, एक निर्वाचन आयोग बनाया गया। यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में, बताना 324 में। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या है, 324 के सेकंड में, 324 के पार्ट सेकंड में बोला गया है निर्वाचन आयोग बना होगा। यानी कि 324 में तो आयोग बना है, 324 के सेकंड में ये बोला गया कि जो आयोग बना होगा वो किससे मिलकर बना होगा, उस आयोग में कौन कौन होंगे। तो याद रखेंगे, एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, आयुक्त होता है, 2 अन्य होते हैं, 2 हमारे पास निर्वाचन होते हैं और कुछ अन्य भी होते हैं। याद रखेंगे, जो हमारे पास मुख्य निर्वाचन आयोग होता है उसमें एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त और अन्य कई सारे क्या होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखी है
एक हमारे पास होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे और अन्य भी क्या होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो ये इससे मिलकर बना होता है। बात करेंगे ये जो हमारे पास पर्सन होते हैं, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, ये किसी भी प्रकार की शपथ नहीं लेते, ओथ नहीं लेते हैं। जैसे अभी देखा होगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, सभी मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई गई, शपथ दिलाई गई। याद रखें, ये जो सदस्य होते हैं कभी शपथ नहीं लेते, साथ ही साथ इनकी कोई योग्यता भी नहीं होती, इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, शपथ को ओथ बोलते हैं, ठीक है। इनकी किसी भी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई योग्यता नहीं होती, साथ ही साथ ना तो ये शपथ लेते हैं। बात करेंगे ये अपने पद पर कब तक रहते हैं, ये अपने पद, इनका जो निर्वाचन होता है कितने साल के लिए होता है, कितने साल के लिए ये अपनी क्या करते हैं, ड्यूटी देते हैं। तो ये 6 साल के लिए होता है इनका। जैसे पता है मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनता है, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनता है, राष्ट्रपति की बात करेंगे 5 साल के लिए बनते हैं। इसी प्रकार से ये जो इलेक्शन कमीशन होता है, इसके जो सदस्य होते हैं ये 6 साल के लिए बनते हैं, ठीक है, 6 साल के लिए। और ये फिर 65 साल क्या है, 65 का मतलब ये है 65 के पहले पहले इन्हें रिटायर होना पड़ेगा, यानी कि 6 साल कार्यकाल होता है और 65 के पहले पहले रिटायर होना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति 60 साल में निर्वाचन आयुक्त का सदस्य बन गया, तो वो 6 साल नहीं रह पाएगा, वो 65 में रिटायर हो जाएगा, यानी 5 साल ही अपनी क्या करेगा, ड्यूटी देगा। अगर कोई 62 में बनेगा तो 3 साल देगा, यानी कि 65 साल के पहले पहले उससे रिटायर होना पड़ेगा। तो उसके 6 साल अधिकतम होता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी एज क्या है। तो 65 के पहले और 6 पूरा कंप्लीट होता है। बात करेंगे ये किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, तो ये क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। बताइए, हो सकता है कि उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन भाग 15 में 324 से 329 तक इसकी बात की गई। निर्वाचन राष्ट्रपति को होता है, उपराष्ट्रपति को होता है, लोकसभा को होता है, विधानसभा को होता है। बात करेंगे 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की जाती है। 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे 324 में इलेक्शन कमीशन बना होता है और 324 के सेकंड में कहा गया इलेक्शन कमीशन में कौन कौन व्यक्ति होंगे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 और होते हैं और अन्य कुछ भी हो सकते हैं, कई सारे लोग होते हैं, मुख्य एक ही होता है। ये शपथ नहीं लेते हैं, इनकी कोई योग्यता नहीं होती, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये 6 साल या 65 साल के पहले रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 325 यानी कि आर्टिकल 325 की बात करेंगे। अनुच्छेद 325 में बताया गया है कि निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी। जैसा कि आपको पता है जब भी इलेक्शन कराया जाता है तो एक लिस्ट बनाई जाती है, नाम की लिस्ट बनाई जाती है, उसमें किसका नाम होगा, कौन सा कैंडिडेट है। तो 325 में निर्वाचक नामावली का जिक्र किया गया है। और एक बात याद रखेंगे, इस नामा लिस्ट में कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा सकता है, उसे मना नहीं किया जा सकता। किस आधार पर, उसे धर्म के आधार पर, उसे धर्म के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। उसे मूल वंश के आधार पर, वो कुछ किस वंश से आता है उसके आधार पर उसे मना नहीं किया जा सकता। उसके लिंग के आधार पर, वो फीमेल है या मेल है या थर्ड जेंडर, इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि आप अपना इसमें नाम लिखा नहीं सकते हैं। किसी जाति के आधार पर उसे मना नहीं किया जा सकता। किसी भी जात का कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए क्या है, कानूनी उसके पास में अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को
मना नहीं किया जा सकता कि आप अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते। यानी भारत के जितने भी लोग हैं वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग से संबंधित हो, वो सब के सब फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद हमारा लिखा है 325 में। 326 में क्या लिखा है? 326 में हमारे पास लिखा है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है? वोट डालने की उम्र। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में वोट डालने का अधिकार किसके पास है? वो व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल हो जाती है। जिस व्यक्ति की आयु 18 साल हो जाती है, साथ ही साथ उसका मतदाता सूची में नाम होता है, वो क्या कर सकता है? वोटिंग देने का उसके पास अधिकार है। तो बात ये आती है, जो वयस्क मताधिकार एक कैसा अधिकार है? एक संवैधानिक अधिकार है, ये संविधान में वर्णित है। तो याद रखेंगे 326 में वयस्क मताधिकार की बात कही गई है। और याद रखेंगे जैसे वर्तमान में हम 18 साल के हो जाएं तो हम वोट डालने का हमारे पास अधिकार है। लेकिन अगर बात करें 1989 के पहले, 1989 के पहले जो व्यक्ति 21 साल का हो जाता था, जिसकी आयु 21 साल की हो जाती थी, वही व्यक्ति वोट डालता था। यानी कि वोट डालने की उम्र पहले 21 साल हुआ करती थी, वर्तमान में क्या हो गई? 18 साल। और ये कब किया गया था? याद रखेंगे 61 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1989 में। 1989 में, यानी 1989 से पहले 21 साल का व्यक्ति ही वोट डालता था। 1989 के बाद में अब जो व्यक्ति 18 साल का है वो वोट डालने का उसके पास अधिकार है। और ये किसकी सरकार में किया गया था? उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। 326 समझ आया। 327 की हम बात करें तो लोकसभा एवं विधानसभा में जो इलेक्शन कराया जाता है, लोकसभा विधानसभा में जो निर्वाचन के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है, कानून कौन बनाएगा? कानून संसद बनाती है। याद रखेंगे लोकसभा विधानसभा में जो इलेक्शन कराया जाता है उससे संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो हमारी संसद को दिया गया है। यानी कि इनसे संबंधित जो भी कानून बनाया जाएगा किसके द्वारा? संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ये हमारे 327 में लिखा है। बात करेंगे 328 में क्या है? स्थानीय स्वशासन। जो लोकल हमारे पास क्या होता है? गवर्नमेंट होती है। तो स्थानीय स्वशासन के लिए, निर्वाचन के लिए क्या होगा? कानून बनाने का अधिकार राज्य में विधानमंडल के पास है। यानी कि लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, उसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन अगर लोकल जगह कानून बनाने का अधिकार की बात करें तो उस राज्य में, जिस राज्य में वो क्षेत्र आता है, उस राज्य का जो विधानमंडल होता है वो क्या करेगा? कानून बना सकता है। ये बात किस में लिखी? ये लिखी 328 में लिखी है। इसके बाद में लास्ट आर्टिकल हमारे पास है 329, आर्टिकल 329। 329 में हमारे पास लिखा है कि निर्वाचन मंडल द्वारा बनाए गए नियम, जो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी नियम बनाया जाएगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा जो भी नियम बनाया जाएगा, इसे हम न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते। यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया जो भी नियम होगा उसे सबको मानना पड़ेगा। उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। तो इलेक्शन कमीशन का जो भी नियम बनाया जाएगा उसे सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। भाग 15 में कहाँ से कहाँ तक है? 324 से लेकर 329 तक है। 324 में क्या था? 324 में ये बताया गया था कि एक इलेक्शन कमीशन होगा। सेकेंड 324 के सेकेंड में बताया गया था इलेक्शन कमीशन में कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। बात करेंगे 325 की बात करेंगे तो 325 में बोला गया कि एक नामावली होगी। 326 की बात करेंगे वयस्क मताधिकार की बात हो गई।
327 की बात करेंगे तो 327 में बोला गया है लोकसभा हो, विधानसभा हो, इनसे संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। 328 की बात करें तो बोला गया जो स्थानीय स्वशासन है इससे संबंधित यदि कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। 329 की बात करें तो 329 में बोला गया है कि निर्वाचन मंडल द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा उसे क्या नहीं किया जा सकता, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद में चलेंगे हम अगले। इसके बाद देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, निर्वाचन आयोग होता है, इसके कौन कौन से काम होते हैं, क्या क्या कार्य करता है। तो इसका सबसे पहला काम क्या होता है, इसका पहला काम होता है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। इलेक्शन जहाँ जहाँ पर होता है, जहाँ जहाँ पर चुनाव होता है वहाँ पर परिसीमन करना, वहाँ पर विजिट करना, वहाँ की देखरेख करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, यानी इलेक्शन कराने के लिए सबसे पहले लिस्ट तैयार करना, ये भी किसका काम होता है, निर्वाचन मंडल का काम होता है। किस क्षेत्र में, किस राज्य में इलेक्शन कराना है तो वहाँ से संबंधित क्या करेगी, इसे एक लिस्ट बनाएगी, एक लिस्ट तैयार करेगी। तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम होता है कि विभिन्न राजनीतिक जितनी भी पार्टियां होती हैं को दलों को मान्यता देना, यानी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको मान्यता देना, इलेक्शन के लिए लिस्ट तैयार करना, साथ ही साथ उन्हें मान्यता देना, ये किसका काम होता है, ये भी होता है इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अगला काम क्या होता है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना। हर पार्टी का एक अपना चुनाव चिन्ह होता है, तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है निर्वाचन मंडल का काम होता है कि सभी पार्टियों को क्या देना, एक चुनाव चिन्ह देना। तो चुनाव चिन्ह देने का काम भी किसका होता है, निर्वाचन मंडल का काम होता है। अगला काम क्या होता है, निर्वाचन का प्रबंधन करना, यानी मैनेजमेंट करना। इलेक्शन किस प्रकार से होना है, शांति पूर्वक कराना है, उसके लिए मैनेजमेंट करना भी किसका काम होता है, निर्वाचन मंडल का काम होता है। अगला काम क्या होता है, मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। जितने भी मतदाता होते हैं उनको शिक्षित यानी उनको प्रशिक्षित करना। इसके बाद में अगला काम होता है निर्वाचन में खर्च सीमित करना और इलेक्शन कराने के साथ साथ ये देखना कि कम खर्च में ही हमारा इलेक्शन संपन्न हो जाए, यानी कि पैसे को भी बचाना, कम खर्च में, सीमित खर्च में इलेक्शन कराना भी इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। साथ ही साथ अगला काम होता है किसी भी क्षेत्र में निर्वाचन रद्द करना। किसी भी क्षेत्र में ये इलेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि इलेक्शन को कैंसिल कराने के लिए किसके पास अधिकार होता है, निर्वाचन मंडल के पास अधिकार होता है। किसी भी क्षेत्र में इलेक्शन को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, रद्द कर सकता है। अगला काम जो कि लास्ट काम है इसका, राजनीतिक दलों को टीवी व रेडियो पर चुनाव प्रसार का समय देना, यानी कि विभिन्न जो भी अपनी पार्टियां हैं ये टीवी पर, रेडियो पर अपना प्रचार प्रसार कर सके, इसलिए टाइम देना। ये सारे काम किसके होते हैं, ये सब के सब काम होते हैं किसके, निर्वाचन मंडल के होते हैं। तो ये हमारा जो भाग 15 था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो भाग 15 में क्या सीखा, भाग 15 में सीखा कि इलेक्शन यानी कि निर्वाचन के बारे में, और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 324 से लेकर 329 तक है। बात करेंगे कि इलेक्शन भारत में कितने लोगों को होता है, 4 लोगों को होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा। बात करेंगे ये अपना निर्वाचन मंडल बनकर कब तैयार हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है और 2011 से प्रत्येक वर्ष भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे 324 आर्टिकल में क्या लिखा है, 324 आर्टिकल में लिखा है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है किसमें, 324 में। 324 के सेकंड में ये बोला गया है कि गठन में कौन कौन होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य सदस्य होंगे। बात करेंगे ये जो सदस्य होते हैं ये कभी शपथ नहीं लेते, यानी ओथ नहीं लेते। दूसरी बात, इनकी कोई क्वालिफिकेशन, कोई योग्यता नहीं होती है। इन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कितने साल के लिए, 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो।
325 की बात करेंगे। 325 में बताया था एक नामावली तैयार की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर कभी उसे विभेद नहीं किया जा सकता। 326 में बताया वयस्क मताधिकार। पहले हमारी वोटिंग डालने की उम्र क्या हुआ करती थी, 21 साल हुआ करती थी। क्या हुआ, 61 का अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया 1989 में और 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 327 की हम बात करें तो 327 में कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा, तो ये रहेगा संसद के पास में। 328 की बात करें तो राज्य में जो विधानमंडल होता है, ठीक है, तो जो स्थानीय सुशासन होता है, स्थानीय सुशासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा, राष्ट्र के विधानमंडल के पास रहेगा। 329 में कहा गया कि निर्वाचन मंडल द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा इस कानून का प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी कोर्ट में जाकर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, उसका जो कानून होगा वो सबको मानना पड़ेगा। इसके बारे में बताया कि इसके कुछ काम होते हैं, जैसे चुनाव चिन्ह देना, परिसीमन करना, टीवी और रेडियो पर उसका प्रचार प्रसार करना, उनके लिए समय देना, उनकी लिस्ट बनाना, किसी भी क्षेत्र में जाकर क्या करना, मैनेजमेंट करना, कैंसिल करना, यानी किसी भी इलेक्शन को क्या करना, कैंसिल करना। उम्मीद है आज की क्लास समझ आई होगी, समझ ही नहीं आई होगी बल्कि जो मैंने बताया वो आपको याद भी हो गया होगा। इसी के साथ में पॉलिटी की हमारी क्लास बीच बीच में आती रहेगी और एक दिन में एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इसके लिए आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको जरूर करना है, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ क्या करना है, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स।